नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम जान जाते हैं कि सबसे तीखे शब्द वे नहीं होते जो गुस्से में चिल्लाए जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बेपरवाही से फुसफुसाए जाते हैं। यह कहानी है सरला देवी की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए न्यौछावर कर दी। लेकिन जब बेटे को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब बेटे ने उन्हें अजनबी बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। वो क्षण मेरी जिंदगी में एक ठंडी रात में आया था, जब मैं पुणे के एक बड़े अस्पताल के गलियारे में खड़ी थी। बत्तियां टिमटिमा रही थी और नर्सें तेजी से इधर उधर जा रही थी, पर किसी ने मेरी ओर देखा भी नहीं। मैं 12 घंटे तक लंबा सफर करके आई थी। बस में फटी हुई सीट पर बैठी थी, जिससे पुराने तेल और खाने की गंध आ रही थी। पूरे रास्ते बस की खिड़की से बाहर देखती रही, कल्पना करती रही कि मैं अपने पोते को पहली बार गले लगाऊंगी। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा विवेक गर्व से मुस्कुराएगा और उसकी पत्नी नेहा मुझे बच्चे को संभालने देगी। लेकिन हकीकत अलग थी। माँ नेहा चाहती है कि अभी यहाँ सिर्फ उसका नजदीकी परिवार रहे। विवेक की आवाज दूर से आती हुई लगी, जबकि वह मुझसे कुछ ही कदम दूर खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वही आंखें जिन्हें मैंने 32 साल पहले पहली बार देखा था। वही आंखें जो बचपन में मुझे प्यार से चमकती हुई दिखाई देती थी। अब उन आंखों में शर्म थी, जैसे मैं कोई ऐसी चीज हूँ जिसे छिपाया जाना चाहिए। माँ, प्लीज जोर मत डालो। नेहा को आप कभी पसंद नहीं आई। बस दुनिया खामोश हो गई। अस्पताल का शोर, कदमों की आहट, सब कुछ दूर के धुंधले साए बन गए। मैं ठिठक गई। महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ टूट गया है। दरवाजे के पीछे मेरे पोते के रोने की पहली आवाज आई। मैं बाहर खड़ी रही, एक बाहरी व्यक्ति जिसे अंदर आने की अनुमति नहीं थी। मुझे याद है, मैं भी कभी उस बच्चे की माँ जैसी थी, जो रात रात भर उस बच्चे को अपनी बाहों में लिए ठंडे फर्श पर नंगे पैर घूमती थी, ताकि उसका रोना थम जाए। मैंने उसे न जाने कितनी लोरियां सुनाई थी और वादा किया था कि सब ठीक हो जाएगा। उसके पिता गहरी नींद में सोते थे और मैं तब तक बच्चे को थामे रहती थी, जब तक उसकी सांसें सामान्य नहीं हो जाती थी। और आज वही बच्चा, जिसे मैंने अपनी हर मुश्किल से बचाया था, कह रहा था कि मेरी जरूरत नहीं है। मेरा नाम सरला देवी है। मेरी पैदाइश लखनऊ के पास के एक छोटे से गांव में हुई थी। मैं 21 साल की थी जब मेरी शादी राजेश के साथ हुई थी। वह शांत थे, मेहनती थे, लेकिन उनका दिल बहुत गर्म था। जब विवेक का जन्म हुआ था, और तब से मेरी पूरी दुनिया विवेक के आसपास घूमने लगी। जब विवेक 15 साल का था, तो अचानक दिल का दौरा पड़ने से राजेश हमें छोड़कर चले गए। वह चुपचाप चले गए, जैसे बिना आवाज के कोई दरवाजा बंद हो गया हो। उसके बाद हम दो ही रह गए, मैं और मेरा बेटा। किसी तरह गुजारा करते हुए मैंने अपनी छोटी सी परचून की दुकान बेच दी और हर छोटा बड़ा काम करने लगी जो मुझे मिल सकता था। रात में क्लिनिक में सफाई का काम करती थी। मेरे हाथों से डिसइंफेक्टेड की तीखी महक आती थी। दोपहर में रिसर्च फर्निश का काम करते थे। वापस लौटती तो मेरे पैर और पीठ दर्द कर रहे होते थे, लेकिन मैं हमेशा विवेक को देखकर मुस्कुराती, क्योंकि वही मेरी हर मेहनत का कारण था। और अब वही मेरा बेटा मुझे पर्दे की निगाहों से देख रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, इसीलिए नहीं कि कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसीलिए कि कुछ चीजें अनकही रहनी चाहिए। मेरी माँ कहती थी, कब कभी खामोश हमारा सम्मान होती है। मैंने आंसू रोके और उन्हें गिरने नहीं दिया। मैं किसी को यह मौका नहीं देना चाहती थी कि कोई मुझे टूटते हुए देखे। मैंने अपना पुराना गहरा भूरा चमड़े का पर्स उठाया, जो मेरी माँ ने मुझे मेरे 23वें जन्मदिन पर दिया था। यह पर्स तब से भी मेरे पास था, जब विवेक पैदा हुआ था और जब उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर छोड़ा था। और आज भी मेरी इज्जत और बेइज्जती का गवाह बनने के लिए मैं चुपचाप अस्पताल के गलियारे से बाहर निकल आई। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाऊं। घर लौटने वाली ट्रेन अगले दिन थी। मैंने एक टैक्सी ली और पास के एक सस्ते होटल में चली गई। एक छोटा सा कमरा, जिसकी दीवारें पतली थी और पलंग चरमराता था। मैं पलंग के किनारे बैठ गई और आखिरकार आंसू बहा दिए। मैं तब से इतनी नहीं रोई थी जब से राजेश जी गए थे। मैं उस बच्चे के लिए रोई जिससे मैं मिल नहीं पाई थी। उस बेटे के लिए रोई जिसने कभी कहा था, माँ मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगली सुबह मैंने वह नई नीली साड़ी पहनी जो मैं इस खुशी के मौके के लिए लाई थी। मैंने हल्का सा मेकअप भी किया, भले ही कोई मुझे देखने वाला नहीं था, क्योंकि मैं हारी हुई दिखना नहीं चाहती थी।
मैंने पूरा दिन शहर में घूमते हुए बिताया। पार्क की बेंचों पर बैठे परिवारों को बच्चों के साथ घूमते देखा। शाम होते ही मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। 12 घंटे का सफर फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार मैं खिड़की से बाहर देखकर कोई खुशी का सपना नहीं बुन रही थी। मुझे सिर्फ अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था, एक थकी हुई तन्हा 61 साल की औरत। जब मैं घर पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गई थी। पिछली रात का अखबार, प्याला और खामोशी। एक जमाने में यह खामोशी मुझे सुकून देती थी, अब यह तन्हाई थी। मैंने अपना पर्स रखा, चाय बनाई और रसोई की मेज पर बैठ गई। वही जगह जहाँ कभी विवेक मेरे लिए इंतजार करता था। हमारी शादी के शुरुआती साल बहुत खूबसूरत थे, हालांकि आसान नहीं थे। विवेक का जन्म एक तूफानी जुलाई की सुबह हुआ था। राजेश ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और जब मेरे शरीर को लगा जैसे कट रहा हो, तब मैंने उसकी पहली चीख सुनी। जब नर्स ने उसे मेरे सीने पर रखा, उसका छोटा सा सिकुड़ा हुआ शरीर और उसकी सांसें देखकर मैंने जाना कि मेरी जिंदगी बदल गई है। हमने उसका नाम विवेक रखा, अपने दादाजी के नाम पर, जो एक दयालु किसान थे। विवेक एक अच्छा बच्चा था। जब वह 2 साल का हुआ तो उसे रसोई में मेरी मदद करना पसंद था। वह एक छोटी सी कुर्सी पर खड़ा होकर मेरे साथ बेसन के लड्डू और शक्कर पारे बनाने की कोशिश करता था। आटा हर तरह बिखर जाता था, पर हम दोनों हंसते थे। जब विवेक स्कूल जाने लगा तो मैं हमेशा हर अभिभावक शिक्षक बैठक में मौजूद रहती थी। स्कूल के त्योहार के लिए मैं घर के बने पकवान और मिठाइयाँ ले जाती थी। वह एक होशियार बच्चा था, पर जब 15 साल की उम्र में राजेश अचानक चल बसे तो हमारी दुनिया बिखर गई। मैंने दुकान बेच दी, कर्ज चुकाया और बचा हुआ पैसा विवेक की पढ़ाई के लिए रख दिया। मैंने कसम खाई कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मेरे बेटे को वह शिक्षा मिलेगी जिसका वह हकदार है। मैंने सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक दो दो काम किए। मेरे हाथ सख्त हो गए, मेरी पीठ दुखती रहती थी, पर विवेक हमेशा मुस्कुराता हुआ मेरा इंतजार करता था। उन शांत शामों में जब हम रसोई की मेज पर साथ खाना खाते थे, मुझे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे। विवेक ने शानदार अंकों से हाई स्कूल पास किया और उसे पुणे की एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। तब मेरी सबसे बड़ी जीत थी। उसने वादा किया था कि वह एक बड़ा पुल बनाएगा और उसका नाम मेरे और राजेश के नाम पर रखेगा। कॉलेज के आखिरी साल में उसने मुंबई में नौकरी के अवसर तलाशने शुरू कर दिए। मुझे डर लगा। मैंने कहा वह बहुत दूर है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आप मेरे लिए सब कुछ हो, पर मुझे बड़ा होना होगा। 2 महीने बाद उसे मुंबई की एक बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी खाली कर दी, किराया दिया, फर्नीचर खरीदा और नए कपड़े लिए। जिस दिन वह निकला वह मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से एक था। शुरुआती दिन महीने सब ठीक रहा। वह रात 9 बजे फोन करता। हम उसकी नौकरी, मुंबई की भीड़ और मेरी छोटी सी बातों पर घंटों बात करते थे। लेकिन फिर सप्ताह मुश्किल होने लगे। मेरा घर उसकी आवाज और उसके संगीत के बिना खाली लगता था। मेरी सहेली रोज अक्सर आती थी। वह कहती, सरला, तुम घर में विवेक के फोन का इंतजार करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। शायद वह सही कह रही थी। फिर धीरे धीरे विवेक के फोन कम होते गए। पहले एक दिन छोड़कर, फिर कुछ दिन छोड़कर, फिर हफ्ते में सिर्फ एक बार। जब हम बात करते तो उसकी आवाज थकी हुई लगती। माँ, मैं ठीक हूँ, बस काम बहुत है। उसकी आवाज कह रही थी कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ। एक बार तो 18 दिन तक उसका फोन नहीं आया। उन 18 दिनों में हर सुबह उठकर प्रार्थना करती थी कि बस एक बार घंटी बज जाए। जब आखिरकार उसने फोन किया तो खबर दी कि उसे किसी से प्यार हो गया है। माँ, मैं किसी से मिला हूँ, उसका नाम नेहा है। वह आर्किटेक्ट है और मेरे साथ काम करती है। नेहा उससे 4 साल बड़ी थी। वह मुंबई के एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से आती थी। उसके पिता की आर्किटेक्ट थे। मेरा मन भारी हो गया, पर मैंने खुशी जाहिर की। मैं बस यही चाहती थी कि मेरा बेटा खुश रहे। मैं उससे मिलना चाहूंगी, कभी भी। हाँ माँ, बिल्कुल, पर अभी थोड़ा जल्दी है। जल्दी ही मेरी चिंता सब साबित होने लगी। विवेक के कॉल सिर्फ नेहा के बारे में बात करने के लिए होते थे। नेहा ने मुझे यह दिखाया, नेहा ने मुझे यह कहा। मेरे 60वें जन्मदिन पर वह घर नहीं आया। उसने मुझे सिर्फ पीले गुलाबों का एक गुलदस्ता भेजा। साथ में एक कार्ड था, जन्मदिन मुबारक हो माँ। काम की व्यस्तता के कारण नहीं आ सका। मैंने उन फूलों को
घंटों देखा, वे महंगे थे और उनमें कोई संदेह नहीं था। सिर्फ यह याद दिलाने के लिए काफी था कि मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। रोजा ने मेरे लिए एक छोटा सा भंडारा रखा और कुछ पड़ोसी भी आए। सबने पूछा विवेक क्यों नहीं आया। मैंने मुस्कुराकर झूठ बोला, काम बहुत है। मैं मिले हुए फूलों को फेंक नहीं पाई, उन्हें बस गुलदस्ते में सूखने दिया, सबूत की तरह कि जो बच्चा कभी कहता था मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, वह अब मुझसे दूर जा चुका था। मैंने खुद को दोषी ठहराया। मैंने सोचा कि मैं बहुत चिपकने वाली माँ हूँ जो बेटे को जगह नहीं दे रही हूँ। मैंने उसे स्पेस देने का फैसला किया और कॉल करना पूरी तरह बंद कर दिया। 1 महीना बीत गया। रोज सुबह मैं अपना फोन देखती पर वह खामोश रहता। 5वें हफ्ते घंटी बजी। यह विवेक था। माँ, तुम्हें पता है नेहा और मैं शादी कर रहे हैं। दुनिया रुक गई। खुशी थी, डर भी। डर यही था कि बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है और मेरे लिए इस नई जिंदगी में जगह होगी या नहीं। शादी 3 महीने बाद मुंबई में थी, सिर्फ करीबी लोगों के साथ। उसने कहा कि वह मुझे सारी जानकारी ईमेल से भेजेगा। ईमेल जैसे मैं कोई दूर की पहचान हूँ। माँ प्लीज शुरू मत करो। जब मैंने थोड़े सवाल किए तो उसने कहा, माँ अभी मेरी प्राथमिकता नेहा है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। निमंत्रण पत्र ईमेल से आया। यह सुंदर था, सोने और बेज रंग में, पर उसमें सिर्फ लिखा था, विवेक शर्मा और नेहा थॉम्स आपको विवाह समारोह में आमंत्रित करते हैं। प्रिय माँ, यह ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने प्रिंट निकालकर उसे फ्रिज पर चिपका दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा कि क्या मैं नेहा से शादी से पहले मिल सकती हूँ। उसने कहा, मुश्किल है, बहुत व्यवस्था है। नेहा की माँ मदद कर रही है, पर मैं। यह बात मेरे मन को चुभ गई। हम शादी के बाद मिल लेंगे माँ, जब सब शांत हो जाएगा। मैंने महसूस किया कि मैं अपने ही बेटे की जिंदगी के किनारे पर धकेली जा रही हूँ। शादी से 2 हफ्ते पहले मैंने एक नई नेवी ब्लू साड़ी खरीदी। मैंने अपने बाल कटवाए। शादी के एक दिन पहले मैंने 12 घंटे का लंबा सफर किया। इस पर कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ डर था। होटल का कमरा सादा था। मैंने कुछ मिनट रोने के लिए खुद को अनुमति दी, फिर तैयार हो गई। मैं शादी में जल्दी पहुंच गई। बगीचा खूबसूरत था, चारों ओर सफेद फूल थे। मैंने दूर से नेहा को कहा। वह खूबसूरत महिलाओं के समूह के बीच खड़ी थी। मैंने हिम्मत करके उसे बात की, आप जरूर विवेक की माँ सरला होगी। उसने एक सधी हुई औपचारिक मुस्कान के साथ कहा। मैंने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर उसने सिर्फ हाथ मिलाया, जो एक ठंडी औपचारिकता थी। माफ करना, मुझे मेहमानों को देखना है, वह यह कहकर चली गई, बिना यह पूछे कि मैं थकी हुई हूँ या नहीं। बिना मेरा किसी से परिचय कराए मैंने विवेक को ढूंढा। उसने मुझे जल्दी से गले लगाया। आ गई माँ, अच्छा हुआ। मुझे तीसरी पंक्ति में बिठाया गया। पहली और दूसरी पंक्ति में नेहा के माता पिता और मामा जी बैठे थे, जबकि मुझे नेहा के दूर के रिश्तेदारों के साथ बैठाया गया। मेरा दिल जल रहा था, पर मैं खुद को दिलासा देती रही, ठीक है, जब तक विवेक खुश है। शादी खत्म हुई। विवेक और नेहा हनीमून से लौटे, जिसकी तस्वीरें मैंने नेहा के सोशल मीडिया पर देखी। मैंने हर पोस्ट पर लाइक और बधाई लिखी, लेकिन नेहा ने कभी जवाब नहीं दिया। विवेक का फोन सिर्फ 5 मिनट चला। वह घर की साज सज्जा की बात कर रहा था। मैंने पूछा, बेटा आप कब घूमने आ रहे हो? उसने कहा, जल्द ही माँ। यह वादा बस मुझे चुप कराने के लिए होता था। मैंने अपने लंबे दिन भरने की कोशिश की रोजा, और मैंने पास के सामुदायिक केंद्र में बुनाई की क्लास शुरू की। मैंने ऊनी टोपियां और फिर बच्चों के कंबल बुनना शुरू किया। 6 महीने बाद विवेक ने वह खबर दी जिसने मेरी सांसें रोक दी, माँ नेहा गर्भवती है। मुझे लगा कि अब वह बच्चा हम दोनों के बीच की दूरी को मिटा देगा। वह 3 महीने से गर्भवती थी और मुझे अब तक नहीं बताया गया था। मैंने खुशी के आंसू रोए। मैंने तुरंत बुनाई शुरू कर दी। मैंने पीले रंग का कंबल बुना ताकि लड़का या लड़की दोनों के लिए काम आ सके। मैंने विवेक को फोन किया, क्या मैं नेहा से बात कर सकती हूँ? उसे बधाई देना चाहती हूँ माँ, वह आराम कर रही है, मैं बता दूंगा। नेहा ने कभी कॉल नहीं किया। मैंने नेहा को फेसबुक पर बधाई संदेश भेजे, पर उसने मेरे अलावा सबके कमेंट्स का जवाब दिया। मैंने उन्हें एक पार्सल भेजा। उसमें बुना हुआ कंबल, एक टेडी बियर और मेरे पोते के लिए एक हाथ से लिखा कार्ड था। 2 हफ्ते बाद विवेक का टेक्स्ट आया, माँ पार्सल मिल गया, कंबल सुंदर है। बस इतना ही। मैंने पूछा, क्या नेहा को यह पसंद आया? उसने कहा, हाँ माँ, पर वह ज्यादा
एक्सप्रेसिव नहीं है। मैंने पूछा, क्या मैं बच्चे के जन्म के बाद आ सकती हूँ? उसने कहा, हाँ माँ, हम तय करेंगे, जिसका मतलब था भरोसा मत करना। जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे पता चला कि नेहा की माँ हर चीज में शामिल थी, प्रसव पूर्व, कक्षाओं में, नर्सरी सजाने में, लेकिन मैं कहीं नहीं थी। मैंने आखिरी बार हिम्मत करके विवेक को फोन किया, बेटा मैं आर्यन के जन्म के समय रहना चाहती हूँ। माँ, हमने इस पर बात की है। नेहा तनाव में है, उसे शांति चाहिए। क्या तुम कह रहे हो कि मेरी मौजूदगी उसे तनाव देगी? नहीं माँ, बस वह नहीं चाहती कि ज्यादा लोग वहाँ हो। ज्यादा लोग? विवेक, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बच्चे की दादी हूँ। मुझे अपनी पत्नी का साथ देना होगा माँ। अभी वह सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके ये शब्द सीधे मेरे दिल को चीर गए। उसने मुझे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में बाहर कर दिया था। आर्यन के जन्म का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अजीब दिन था। खुशी और दर्द एक साथ उलझे हुए थे। मुझे कोई फोन, कोई संदेश नहीं आया। मुझे फेसबुक से पता चला मैं अपनी क्लिनिक की सफाई कर रही थी जब नेहा की पोस्ट की नोटिफिकेशन आई। तस्वीर में एक नवजात बच्चा लिपटा हुआ था। कैप्शन था, हमारे जीवन का प्यार आ गया। आर्यन, तुम्हारा स्वागत है। माँ और बच्चा स्वस्थ है। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। मेरी सहकर्मी रोजा ने मुझे उठाया। सरला, घर जाओ, मैं तुम्हारी शिफ्ट पूरी कर दूंगी। मैं घर पहुंची, घंटों फोन को दूर रखकर अपने पोते की तस्वीर को जूम करके देखती रही। उसका चेहरा, उसके छोटे से हाथ। तस्वीर के नीचे नेहा की माँ का कमेंट था, मेरे प्यारे दोहिते को नानी का ढेर सारा प्यार। पहले दिन से हमारे तुम्हारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। तो वह वहां भी थी। मैंने 3 घंटे इंतजार किया, लेकिन विवेक का फोन नहीं आया। रात 8 बजे मैंने खुद उसे फोन किया। बधाई हो बेटा। मैंने तस्वीर देखी। शुक्रिया माँ। विवेक, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? माफ करना माँ, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। नेहा ने ही फेसबुक पर पोस्ट किया था। नेहा के पास पोस्ट करने का समय था, पर तुम्हारे पास अपनी माँ को 2 शब्द कहने का समय नहीं था। माँ, प्लीज इस बात को बड़ा मत बनाओ, बड़ा मत बनाओ विवेक। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं कोई अजनबी नहीं। मुझे सबसे पहले जानने का हक था। उसकी माँ की खोखली हंसी हंसकर रह गई। जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसे देखने आ सकती हूँ, तो उसने वही बात दोहराई, नेहा आराम कर रही है, अभी जाने का समय नहीं है। अगले 3 हफ्तों तक मैंने आर्यन की जिंदगी फेसबुक पर देखी। नेहा हर दिन तस्वीर पोस्ट करती थी और हर तस्वीर में नेहा की माँ मौजूद थी, गर्व से मुस्कुराती हुई। तीसरे हफ्ते रोजा की बात याद आई। सरला, वो तुम्हें पहले ही बाहर कर चुके थे, अब वे और क्या ले सकते हैं? मैंने फिर विवेक को टेक्स्ट किया, बेटा 3 हफ्ते हो गए, प्लीज मुझे आर्यन से मिलने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं परेशान नहीं करूंगी। 2 दिन बाद जवाब आया, आप इस वीकेंड आ सकती हैं, पर सिर्फ एक दिन के लिए। नेहा अभी भी ठीक हो रही है, सिर्फ एक दिन। पर यह कुछ न होने से बेहतर था। मैंने फिर 12 घंटे का सफर तय किया। मैं मुंबई पहुंची, एक पब्लिक बाथरूम में कपड़े बदले और थोड़ा मेकअप किया। मैं साफ सुथरी दिखना चाहती थी ताकि नेहा को लगे कि मैं भी सम्मान के काबिल हूँ। विवेक ने मुझे अस्पताल बुलाया, जहाँ नेहा आर्यन को बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाने आई थी। वेटिंग रूम में मैंने नेहा को आर्यन को गोद में लिए देखा। विवेक पास में बैठा अपने फोन में व्यस्त था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे उनके पास गई। विवेक, मैंने कहा। उसने सिर उठाया। चेहरे पर आश्चर्य और बेचैनी थी। मैंने नेहा से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो आर्यन। धन्यवाद। उसने अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखी, मेरी साड़ी से लेकर मेरे जूतों तक, जैसे कुछ जांच रही हूँ। क्या मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? मैंने पूछा। नेहा ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। वह सो रहा है, अगर मैंने हिलाया तो वह उठ जाएगा और परेशान करेगा। मैं बैठ गई। अगले 20 मिनट भारी और खामोश थे। विवेक फोन पर था, नेहा सीधे सामने देख रही थी। जब आर्यन थोड़ा हिला तो मैंने फिर पूछा, क्या अब उसे भूख लगी है? नेहा यह कहकर वॉशरूम की ओर चली गई। आधा घंटा वह अंदर रही। विवेक ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब वे डॉक्टर से मिलकर बाहर आए तो मैंने पूछा, क्या हम उनके घर जा सकते हैं? विवेक और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। दरअसल माँ, नेहा थकी हुई है, हमारे घर पर आज दोपहर नेहा का परिवार आ रहा है, बहुत भीड़ होगी, आप थक जाएंगी। मैंने विवेक को देखा, उम्मीद की कि वह कहेगा, माँ आप मेरी माँ है, आप क्यों नहीं रुक सकती? पर उसने सिर्फ इतना कहा, माँ प्लीज इसे और मुश्किल मत बनाओ। यह वही शब्द थे जो उसने फिर से दोहराए। मैंने अपनी आवाज अजीब सी पाते हुए कहा, ठीक है मैं समझ गई। हम एक बेंच पर रुककर बैठे। बातचीत असहज थी। 1 घंटे बाद विवेक ने घड़ी देखी। माँ,
देर हो रही है, हम आपको स्टेशन छोड़ देते हैं। 12 घंटे का सफ़र करके आई थी, सिर्फ 2 घंटे के लिए मिली थी और अब मुझे वापस भेजा जा रहा था। टैक्सी में आखिरकार मुझे आर्यन को गोद में लेने का मौका मिला, सिर्फ 5 मिनट के लिए। नेहा ने हिचकिचाते हुए मुझे उसे थमा दिया। उसका छोटा सा शरीर नरम और गर्म था। मैंने उसे चूमा और फुसफुसाई, हेलो प्यारे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। टैक्सी स्टेशन पहुंची। विवेक ने मेरा सामान उतारा। आने के लिए शुक्रिया माँ। उसने अजीब सा गले लगाया और कार में वापस चढ़ गया। कार दूर चली गई और मैं वहां अकेली खड़ी रह गई। 12 घंटे का सफर, 2 घंटे की मुलाकात, 5 मिनट का प्यार और 12 घंटे का वापसी का सफर। मैं स्टेशन के अंदर गई और अपना फोन निकाला। नेहा ने अभी अभी एक नई तस्वीर पोस्ट की थी। कैफे में नाश्ता करते हुए वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। आर्यन बीच में सो रहा था। कैप्शन था, जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनके साथ एक खूबसूरत सुबह। उस तस्वीर में मैं कहीं नहीं थी, जैसे मैं कभी मौजूद ही नहीं थी। और वही उस भीड़ भरे स्टेशन पर मुझे आखिरकार सब समझ में आ गया। वे मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते थे। विवेक ने अपनी माँ को मिटाने का फैसला कर लिया था। मैं वापस ट्रेन में बैठी। एक लंबी यात्रा में रोई नहीं। मैंने सिर्फ विवेक की बचपन की तस्वीर को देखा और सोचा कि वह बदलाव कब आया, जब मेरे बेटे ने मुझे इतना पराया मान लिया। मैं सुबह घर पहुंची, चाय बनाई और रसोई की मेज पर बैठ गई। तभी फोन बजा। मुंबई का एक अजीब नंबर था। मेरा दिल तेज हो गया। हेलो, क्या यह श्रीमती सरला देवी बोल रही है? यह एक सपाट और बेपरवाह आवाज थी। मैं सिटी हॉस्पिटल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। आपकी बहू श्रीमती नेहा शर्मा के डिलीवरी बिल का कुछ भुगतान काफी बाकी है। बीमा ने ज्यादातर कवर कर दिया है, लेकिन निजी कमरे, विशेष दवाइयाँ और अतिरिक्त प्रतिक्रियाओं के लिए 8 लाख रुपए का शेष बैलेंस है। आपके बेटे विवेक शर्मा ने भुगतान के लिए आपका फोन नंबर आपातकालीन संपर्क के रूप में सूचीबद्ध किया है। 8 लाख रुपए! उसने मुझे 3 हफ्तों तक कॉल नहीं किया था। मेरे पोते के जन्म पर मुझे दूर कर रखा था। मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए पोते को गोद में देने दिया था, लेकिन बिल चुकाने के लिए उसने मेरा नंबर दे दिया था, जैसे मेरी कीमत सिर्फ पैसों से थी। श्रीमती देवी, क्या आप इस हफ्ते भुगतान कर सकती हैं? मैंने गहरी सांस ली। मेरे अंदर कुछ फूट गया, पर वह डर नहीं बल्कि जागृति थी। मुझे वर्षों का त्याग याद है। दो दो नौकरियां, बेची गई दुकान, हर छोटी बड़ी कुर्बानी। श्रीमती देवी, हमें आपका जवाब चाहिए, वरना हमें कानूनी कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी, जिसका असर आपके बेटे के क्रेडिट पर पड़ सकता है। मेरी आवाज़ शांत और स्पष्ट निकली। मुंबई में मेरा कोई परिवार नहीं है, माफ़ कीजिए, और हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आप विवेक शर्मा की माँ हैं। मैंने उसे बीच में ही काट दिया। मेरी आवाज़ मेरे लिए भी अजनबी थी। तब रिकॉर्ड गलत है। मेरा विवेक शर्मा नाम का कोई बेटा नहीं है। इस बिल में मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर मैडम, गुड बाय। मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने पहली बार अपने बेटे को ना कहा था और कुछ टूटा नहीं था। आकाश नीला था और मैं सांस ले रही थी। मुझे अपनी ताकत वापस मिली। अगले 3 दिन खामोशी रही। मैंने फ़ोन बंद रखा। तीसरे दिन मैंने फ़ोन ऑन किया तो विवेक के 27 मिस्ड कॉल थे, 15 संदेश थे, पहले जरूरी, फिर हताश और फिर गुस्से वाले। आखिरी संदेश में लिखा था, नेहा तुम्हारे बारे में सही थी, तुम हमेशा मतलबी रही हो। मतलबी वह महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे के भविष्य के लिए काम किया, आज मतलबी थी। 1 हफ्ते बाद एक ईमेल आया, हमें बात करनी होगी। विवेक ने लिखा कि हॉस्पिटल ने उन्हें शर्मिंदा किया। उसने कहा, पिताजी कहते थे कि परिवार मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है और अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम ऐसा कर रही हो। मैंने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है, पर फिर मुझे वह लाइन याद आई, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। उसने मेरी मदद कब की थी? जब उसके पिता गुजर गए तो मैंने ही हमारी जिंदगी को दोबारा बनाया था। पिछले 2 सालों में जब मैं अकेली थी, जब वे मुझे आर्यन के जन्म से बाहर कर रहे थे, जब नेहा ने मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार किया, तब वह कहाँ था? और सिर्फ पैसों की जरूरत थी तो मैं अचानक से परिवार बन गई। मैंने जवाब देना शुरू किया। मैंने हर गुस्से और दर्द को शब्दों में उकेरना चाहा, पर आखिरकार मैंने सिर्फ इतना लिखा, विवेक, तुम एक बात में सही हो। तुम्हारे पिता ने सिखाया था कि परिवार को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी सिखाया था कि परिवार का मतलब सम्मान और परवाह है। मैंने तुमसे अपनी जिंदगी में जगह मांगी थी, अपने पोते को देखने की भीख मांगी थी। तुमने मुझे दखल अंदाजी करने वाली कहा।
तुमने मुझे बोझ कहा और कहा कि तुम्हें घर में शांति चाहिए। मैं 12 घंटे का सफ़र करके आई। तुमने मुझे सिर्फ 2 घंटे दिए और 5 मिनट के लिए आर्यन को गोद में लेने दिया और मुझे एक असुविधा की तरह वापस फेर दिया। तुमने मुझे केवल पैसे के लिए शामिल किया। मैं वह बिल नहीं चुकाऊंगी, इसीलिए नहीं कि मैं तुमसे या आर्यन से प्यार नहीं करती, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हें यह अनुमति नहीं दे सकती कि तुम मेरी कीमत सिर्फ पैसों में आंको। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे सम्मान चाहिए। अगर कभी तुम मुझसे सच्चा रिश्ता चाहते हो जहाँ मेरी भी कीमत हो, तो मैं यहाँ रहूंगी। तब तक के लिए मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। 2 घंटे बाद जवाब आया, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम कितनी मतलबी हो। नेहा तुम्हारे बारे में शुरू से ही सही थी। अलविदा। बस इतना ही। अगले कुछ महीनों तक विवेक का कोई फोन या मैसेज नहीं आया। मैंने भी पहल नहीं की। कुछ रातें मुश्किल थी, पर रोजा ने मुझे संभाला। सरला, तुमने गलत नहीं किया, तुमने बस अपनी सीमा तय की है। मैंने धीरे धीरे खामोशी के साथ जीना सीख लिया। मैंने फेसबुक देखना बंद कर दिया, आर्यन की तस्वीरें देखना बंद कर दिया। मैंने बुनाई की क्लास फिर शुरू की, सुबह टहलने लगी और पुरानी किताबें पढ़ी। धीरे धीरे मुझे शांति मिलने लगी। 6 महीने बाद रोजा ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पछतावा है? मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर कहा, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को चुना और यह उस रिश्ते से ज्यादा कीमती है जिसके लिए मुझे भीख मांगनी पड़े। लेकिन आप जानते हैं, जिंदगी हमें हमेशा हैरान करती है। ठीक जब मैं हल्की और शांत महसूस करने लगी थी, तब फोन बजा। एक बार फिर मुंबई का नंबर था। हेलो, क्या श्रीमती सरला देवी बोल रही है? मैं सिटी हॉस्पिटल से सामाजिक कार्यकर्ता बोल रही हूँ। आपकी बहू नेहा थॉमस को 2 दिन पहले आपातकाल में भर्ती कराया गया है। उन्हें गंभीर मानसिक तनाव और प्रसवोत्तर अवसाद हुआ है। वह स्थिर है, लेकिन हमें बच्चे की अस्थायी देखभाल के लिए परिवार के किसी सदस्य की जरूरत है। आर्यन 1.5 साल का है और आपके बेटे विवेक के साथ यहाँ है, लेकिन वह पत्नी और बच्चे दोनों की देखभाल नहीं कर पा रहा है। नेहा के माता पिता के साथ भी तनाव चल रहा था। सब कुछ टूट चुका है, आप उनकी आखिरी उम्मीद है। मैं खामोश रही। 1.5 साल तक कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं, और अब उन्हें मेरी जरूरत थी। क्या आप बच्चे को लेने आ सकती हैं? मैंने आर्यन के बारे में सोचा, जो इस वक्त तनाव में था। मैंने विवेक के बारे में सोचा, जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी। फिर मैंने खुद के बारे में सोचा, उस औरत के बारे में जिसने 1 साल अपनी शांति वापस पाने में लगाया था। फिर मैंने अपना फैसला किया। मैं चाहूंगी, क्योंकि वह मेरा पोता है, पर इस बार अपनी शर्तों पर। मैंने रात को ट्रेन पकड़ी। यह 12 घंटे का सफर अलग था। मैं भीख मांगने नहीं जा रही थी, मैं अपनी मर्जी से जा रही थी। जब मैं अस्पताल पहुंची, विवेक वेटिंग रूम में बैठा था, थका हुआ और उदास। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह टूट गया और उसने मुझे गले लगा लिया। माँ, मुझे माफ कर दो, आप हर बात में सही थी। मैंने सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखा। रास्ते में उसने मुझे सब बताया। नौकरी चली गई, वह नेहा के माता पिता के साथ रहने लगा था, और फिर नेहा का डिप्रेशन बढ़ता गया। जब मैं देखभाल केंद्र पहुंची, आर्यन एक छोटी कार में खेल रहा था। उसने ऊपर देखा। मैं पास जाकर बोले, हाय आर्यन, मैं हूँ तुम्हारी दादी। वह छोटा सा शर्मिला बच्चा मेरे गले लग गया और उस क्षण मेरे अंदर कुछ ठीक हो गया। अगले कुछ महीनों तक मैंने आर्यन की देखभाल की, जबकि नेहा का इलाज चल रहा था और विवेक छोटे मोटे काम कर रहा था। 2 हफ्ते बाद जब नेहा को छुट्टी मिली, उसने मुझे देखकर आंसू बहा दिए। मुझे माफ कर दो, मैं डरी हुई थी कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ और आप मुझे जज करेंगी। मैंने उसे एक मौका दिया। यह आसान नहीं था। दर्द भरी बातचीत हुई, आंसू बहे, पर हमने सम्मान के आधार पर अपने रिश्ते को फिर से बनाना सीखा। विवेक ने सीखा कि शादी परिवार को बाहर रखकर नहीं चल सकती। नेहा ने सीखा कि अहंकार और डर सब कुछ तबाह कर सकते हैं, और मैंने सीखा कि मेरी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरों को मेरी कितनी जरूरत है, बल्कि इस बात पर करती है कि वे मेरा कितना सम्मान करते हैं। विवेक ने अपनी खुशियों को दूर रख कर लगभग सब कुछ खो दिया, और तब उसने महसूस किया कि प्यार करने वालों को बाहर करना सिर्फ अकेलापन लाता है। आखिरकार न्याय बदले से नहीं, बल्कि सबक से मिला। विवेक ने सीखा कि सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता, और मैंने सीखा कि गरिमा के साथ छोड़ देना हताश होकर चिपके रहने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अब आर्यन 4 साल का हो गया। जब भी मैं जाती हूँ, वह दौड़कर मेरे पास आता है। मुझे अब गले मिलने की भीख नहीं मांगनी पड़ती। मैं उसकी दादी हूँ और यह काफी है। विवेक और मेरे बीच अब सच्ची और ईमानदार बातचीत
होती है। नेहा और मैं गहरी दोस्त नहीं हैं, पर हमारे बीच सम्मान है और यह जबरदस्ती के प्यार से कहीं ज्यादा कीमती है। आज सुबह मैंने अपने पुराने चमड़े के पर्स में देखा और दो तस्वीर निकाली। एक विवेक के बचपन की और दूसरी हम चारों की पार्क में हंसते हुए। दोनों एक ही कहानी बताती है, एक माँ की जिसने सब कुछ दिया, टूटी और आखिरकार खुद को पा लिया। तो आप सब याद रखिए, अपनी सीमाएं तय करना सही है, ना कहना सही है, उन लोगों से दूर चल देना सही है जो आपकी कीमत नहीं समझते, चाहे वह आपका अपना परिवार ही क्यों ना हो। मैंने कभी सोचा था कि एक अच्छी माँ होने का मतलब है हमेशा वहां रहना, लेकिन मैंने सीखा है कि एक अच्छी माँ होने का मतलब यह भी है कि आप अपने बच्चों को दिखाएं कि किसी को भी, यहाँ तक कि उन्हें भी, आपको बेकार महसूस करने का हक नहीं है। अब 65 साल की उम्र में मैं खुश हूँ, इसीलिए नहीं कि जिंदगी परफेक्ट है, बल्कि इसीलिए कि मेरी खुशी अब किसी और पर निर्भर नहीं करती। मेरे पास मेरा पोता है, मेरा बेटा है, कई ईमानदार रिश्ते और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पास मैं खुद हूँ। याद रखिए, हर कहानी चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमें सहनशीलता का एक सबक सिखाती है। धन्यवाद दोस्तों।